सार कर्मकांड ना। गोमटसार कर्मकांड आचार्य कौन से हैं जिन्होंने लिखा है? हमें याद रखना पड़ेगा ये तो। सिद्धांत नेमिचंद्र चक्रवर्ती। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ना। आचार्य नेमिचंद्र से। हाँ, नेमिचंद्र उनका नाम है, सिद्धांत चक्रवर्ती उनकी पदवी है, अपन ऐसा कह सकते हैं। इसमें नाम कर्म की प्रकृतियों पे अपनी चर्चा चल रही है। मूल विषय क्या है? प्रकृति समुत्कीर्तन, अर्थात कर्मों के स्वभाव, कर्मों की नेचर का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से कौन सा कर्म कार्य करता है और किस तरह से वो हमें प्रभावित करते हैं ना। तो उसके अंदर भी जाके नाम कर्म तक अपन पहुंच गए हैं। नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93। 93 है ना। इन भेदों के अपन ने अंदर जाके भी कुछ भेद तो नहीं कहूंगा, बट उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था ना। तो पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां ऐसी हमने देखी थी। 14 पिंड प्रकृतियां हैं और 28 अपिंड प्रकृतियां हैं ना। पिंड प्रकृतियां कौन सी प्रकृतियां पिंड प्रकृतियां कहलाती हैं? क्या परिभाषा है पिंड प्रकृतियों की? समूह रूप होती है। जो हाँ, समूह। जिनका समूह बनाया जा सके ना, ग्रुप में जो चल सके, वो पिंड प्रकृतियां। और अपिंड प्रकृतियां कौन सी हैं? जो भिन्न भिन्न हो, मतलब भिन्न भिन्न अलग एक अलग ही हो। प्रकृतियां, एक एक जिनको गिना है ना, वो सब अपिंड प्रकृतियां हैं। तो ऐसी पिंड प्रकृतियां हैं 14 और अपिंड प्रकृतियां हैं 28। इसका मतलब 28 तो मैं वन बाय वन काउंट करूंगा। तो 93 में से 28 तो जुदी जुदी हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। और जितनी बची, कितनी बची? अब 93 में से 28 माइनस किया तो 65। 65। ये 65 है पिंड प्रकृतियां, 60। है ना। तो इन हाँ 65 का जी। जब पिंड बनाया, समूह हाँ। बनाया, तो ये कितनी रह गई? 14। 14 रह गई। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, पिंड और अपिंड क्यों कहा इनको। तो टोटल अगर मैं भेद बराबर। विवक्षा से देखूंगा, नाम कर्म के सभी भेद अलग 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 देखूंगा तो 93 मिल जाएंगे। अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो 65 का ग्रुप बन जाएगा। तो वो 65 सिमट के 14 रह जाएंगी। और 28 तो फिर भी अपिंड रूप में रहेंगी, अभेद रूप में रहेंगी, भेद रूप में रहेंगी। ठीक है, बढ़े इससे आगे अपन। यहां तक क्लियर है हाँ सर। ना। ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं जिनके उत्तर भेद 65 65 होते हैं। यहां तक अपनी बात हो गई थी ना, ये तो अपन ने पूरे देख लिए थे, राइट। ठीक है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, हाँ। संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गत्यानुपूर्वी और विहायो गति, ये अपन ने देख लिया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन यहां से देखते हैं। पिंड प्रकृतियों में पहली है गति। गति के कितने भेद हैं? गति के कितने भेद हैं? 4। 4 भेद। मनुष्य, देव, नरक, नरक, तिर्यंच। आ रहा है ना ये अभी आपकी स्क्रीन पे? हाँ। ठीक है। गति अर्थात जीव की अवस्था विशेष, जहां पे वो जन्म ले रहा है ना, आयु के अनुसार उस गति में वो जीव जाता है। तो वो 4 प्रकार के स्थान हैं, 4 प्रकार का वातावरण उसको मिलता है। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। जातियां कितनी हैं? 5। 5 जातियां। कौन सी? 5। वही, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाएंगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसी 5 इंद्रिय जातियां हो जाएंगी, 5 जातियां। उसके बाद 5 शरीर कौन से हैं? तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। हाँ? औदारिक शरीर कौन सा है इसमें? मनुष्य तिरंज का। मनुष्य तिरंचों वाला जो स्थूल शरीर है, सप्त धातु में शरीर जो है, सप्त धातुओं से बना है, वो औदारिक शरीर हो गया। वैक्रियक शरीर कौन सा होगा?
देवनारकी को। देव और नारकियों का, जो पृथक पृथक विक्रियाएं कर सकें, अनेक प्रकार से अपने शरीर को छोटा बड़ा लंबा मोटा कर सकें, वो सब विक्रियक शरीर ना। आहारक शरीर कौन सा है? छठे गुणस्थान वर्ती मुनि को। हाँ, क्या उनको क्या? देखो, छठवे मस्तक में से गुणस्थानवर्ती मुनि का शरीर आहारक शरीर नहीं है। नहीं उनका है, शरीर तो नहीं औदारिक शरीर ही है बराबर। ना। लेकिन किन्हीं विशेष मुनिराज को, मतलब ये आहारक शरीर हर मुनिराज को नहीं होगा, ठीक है, पर जिनके होगा उनको छठवें गुण स्थान में रहने पर कदाचित कोई तत्व संबंधी शंका हुई ना, या फिर किसी तीर्थ क्षेत्र आदि की वंदना का भाव आया, तो उनके मस्तिष्क से जो शरीर निकलता है ना, एक हाथ प्रमाण सफेद कलर का जो पुतला निकलता है शरीर रूप में, वो आहारक शरीर है। ध्यान रखने की बात क्या है कि आहारक शरीर जो निकला है वो आहारक है। मुनिराज का शरीर तो औदारिक ही है, ठीक है। तेजस शरीर कौन सा होगा? जो इन शरीरों में कांति उत्पन्न करता है वो तेजस शरीर है, चमक उत्पन्न करता है, आभा उत्पन्न करता है ना। और कारमान शरीर किसे कहेंगे? एक कर्म परमाणु से बना हुआ जो शरीर है वो कारमान शरीर कार्बन से। है ना। ये कारमान तेजस सबके साथ चल रहे हैं, ये कारमान शरीर भी सबके साथ चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक शरीर कर्म बराबर। परमाणु से ही बना है, तो नाम कर्म का ही भेद ना, कर्म परमाणु से ही बना है, ठीक है? अंगोपांग तीन अपन ने देखे थे, कौन कौन से हैं? औदारिक, औदारिक विक्रियक वर्ती और आहारक। आहारक। अंगोपांग दो चीजें हैं, अंग और उपांग। तो अंग किसे कहेंगे? अंग के कितने भेद हैं? 8। 8 अंग। और उन 8 अंगों के जो अंग हैं वो हो गए उपांग, है ना। तो 2 हाथ, 2 पैर, नीचे शरीर के कमर के नीचे वाला भाग, पीठ, मस्तिष्क और हृदय, ये 8 अंग हैं। और इन 8 अंगों के ऊपर जो अंग हैं वो सब उपांग कहे जाएंगे, जैसे हाथ में उंगलियां अंगूठे, ये सब उपांग हो गए। बंधन किसे कहते हैं? शरीर के अंग को जोड़ के रखते हैं, हाँ, कि जो लाकड़े की अंगोपांग धारा के हमें मिले जैसे। हैं, हाँ, जो अंगोपांग हमें मिले हैं वो किसी तरह से उस शरीर से बंधे हुए हों। हाँ, ये बंधन नाम कर्म ही है जिसकी वजह से अंगोपांग शरीर से चिपके रहते हैं, है ना, टूट के अलग अलग नहीं होते, बिखर नहीं जाते हैं, क्योंकि शरीर अलग है, अंगोपांग अलग है। तो अब मेरे शरीर से हाथ पैर क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि बंधन नाम कर्म कार्य कर रहा है। अगर ये बंधन नाम कर्म कार्य नहीं कर रहा होता तो मेरा औदारिक शरीर अलग पड़ा होता और हाथ पांव कहीं और पड़े होते, ठीक है। लेकिन औदारिक शरीर के साथ यहाँ पे ये हाथ आया है क्योंकि बंधन नाम कर्म से वो जुड़ा है। संघात किसे कहा? जो जरूरी है वो आएगा, बाहर नहीं हाँ, निकलेगा, और जो जरूरी नहीं वो बाहर आएगा। पांचों शरीर की स्थिति की स्थिति बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है ना, वो सब मेंटेन करना संघात का काम है। तो चूंकि 5 शरीर हैं, इसलिए 5 बंधन हैं, और इसीलिए 5 संघात हैं। क्योंकि शरीर के अनुसार ही बंधन मिलेगा, शरीर के अनुसार ही संघात मिलेगा। इसलिए जो 5 शरीर के नाम हैं वही 5 नाम बंधन के भी हैं और वही 5 संघात के भी हैं, ठीक है। संस्थान किसे कहते हैं? संस्थान अर्थात क्या, किस चीज से संबंध रखता है? शरीर का जो आकार होता है, सुंदरता। हाँ, शरीर के आकार से संबंध रखने वाला कर्म है नाम कर्म में संस- संस्थान। संस्थान नाम कर्म, इसके कितने भेद हैं? 6। 6 भेद। पहला 6। कौन सा है? पिछली बार नाम नहीं दिखाए थे, इस बार आपके पास नाम है ना। पहला भेद कौन सा है? हाँ, समचतुरस्र। सम चतुरस्र संस्थान। समचतुर। हाँ, तो सम चतुरस्र संस्थान नाम कर्म के उदय में क्या होता है?
सुंदर सर शरीर होता सर्वांग है। से सुंदर, सर का हाँ होता है। हाँ, सर्वांग से। जैसा शास्त्रों में जैसा शरीर बताया है ना, उत्तम शरीर जिसे कहते हैं, हाँ, जो आकर्षित कर सके, सभी तरह से सुंदर है। आंख इतनी बड़ी होनी चाहिए तो उतनी बड़ी है ना, मस्तिष्क कितना बड़ा होना चाहिए तो इतना बड़ी है, हाथ पैर शरीर सब कुछ सर्वांग सुंदर जो शरीर है वो समचतुरस्र संस्थान, आकार बिल्कुल परफेक्ट है ना, कलर बिल्कुल परफेक्ट है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब बिल्कुल परफेक्ट है, वो कौन सा शरीर हो गया? तुरस्त। समचतुरस्र संस्थान है ना। और इस हाँ जी। समचतुरस्र संस्थान के अनुसार ही जो अपन मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान करते हैं वो समचतुरस्र संस्थान के आधार पर ही बनती हैं ना, क्योंकि तीर्थंकर की प्रतिमा बना रहे हैं तो वो वैसी हो कि कुछ भी कमी नहीं रहे ना? समचतुरस्र संस्थान में जितना बड़ा शरीर है उसके हिसाब से ही आंख कान नाक की सबकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए ना, इतना ध्यान रखा जाता है। दूसरा कौन सा संस्थान है? न्युग्रोध। न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल में क्या होता है? नीचे से पतला, ऊपर से हाँ, जाड़ा। जैसे पेड़ की भांति जिसका शरीर वट हो, वृक्ष। है ना, पेड़ देखते हैं ना अपन के ऊपर से तो पत्ते वत्ते शाखा बन के कितना बढ़ जाता है और नीचे से वो पतला होता जाता है, तो बहुत सारे लोगों के शरीर ऐसे हैं, जीवों के शरीर ऐसे हैं जो ऊपर से बहुत भारी होते हैं पर नीचे से बिल्कुल दुबले पतले दिखाई देंगे आपको, तो देखने में आपको बेडोल लगेगा ना। तो ऊपर से बहुत भारी हो, आकार बड़ा हो, साइज बड़ी हो, पर नीचे वो पतला होता जाए, तो वैसा शरीर कौन सा शरीर कहलाएगा? कौन सा संस्थान कहलाएगा? न्यग्रोध परिमंडल। स्वाति संस्थान में क्या होगा? स्वाति में क्या होता है? ऊपर का बड़ा होता है, नीचे से नीचे। भारी, ऊपर से। नहीं, हाँ ऊपर नीचे का से बड़ा भारी। वाला तो न्यग्रोध परिमंडल हो गया ना। स्वाति न्यग्रोध परिमंडल का ऊपर से बिल्कुल कमजोर, उल्टा है। नीचे से बड़ा। हाँ, ये जो बिल जैसे होते हैं ना वैसा ना, बिल देखा है आपने, सांप वगैरह के जो बिल होते हैं, तो ऊपर से पतले, मतलब ऊपर से तो अपने को छोटा सा छेद दिखता है पर अंदर जाके उन्होंने पूरा घर बनाया हुआ होता है ना। तो स्वाति संस्थान अर्थात कुछ जीव ऐसे, कुछ जीवों को ऐसा शरीर मिलेगा जो ऊपर से तो बहुत दुबले पतले लगेंगे शरीर, मस्तिष्क छोटा है, फेस बहुत छोटा है, हाथ पांव छोटे हैं, साइज कम है, दुर्बल है, पर नीचे से जैसे वो कमर के नीचे जाते जाएंगे तो वो फैलते जाएंगे, पैर बहुत मोटे मोटे हैं, है ना, बहुत मोटे पैर हैं, नीचे से चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो वो सब स्वाति संस्थान के अंतर्गत आएगा। कुब्जक में क्या होगा? कुब्जक संस्थान में क्या होता है ये भी डिस्कस शरीर का होगा। अंग हम्म। किधर से भी ज्यादा होता है, बड़ा। हाँ, कुब्जक में कुबड़ निकली होती है ना, वो नहीं दिखते कोई शरीर एकदम बढ़ गया थोड़ा सा, कहीं से हड्डी ज्यादा बाहर निकल गई या मुड़ गई, उसकी वजह से शरीर का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया, है ना। तो कुबड़ जैसा शरीर, जैसे ऊंट के शरीर में कुबड़ होती है ना ऊपर, होती है हाँ जी। कुबड़, हाँ। वैसे ही कई मनुष्य का शरीर में ऐसी कुबड़ ठीक। दिखे तो हाँ। अटपटी दिखती है ना। तो वैसा शरीर कहीं से बेडोल हाँ। हो जाए तो वो कुब्जक संस्थान में आएगा। वामन संस्थान में क्या होगा? सामान्य साइज से छोटा रहे। हाँ, वामन अर्थात बोना, कि जितना एक्सपेक्टेड है ना एक मनुष्य का शरीर उससे छोटा दिखाई देता है, ये वामन संस्थान दृष्टिगत होता है, मतलब आप देख के कह सकते हो कि ये वामन है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? कि 30 साल, तो 30 साल में आपकी लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए थी पर उतनी नहीं है, तो वामन संस्थान, है ना। तो शरीर का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाए, आकार छोटा रहे, वो वामन है ना। आकार में हाथ अंग भी लेने हैं और उपांग भी लेना है। हुंडक संस्थान अंतिम, इसमें क्या होगा? शरीर बेडोल होता है। हाँ, हुंडक संस्थान में तो शरीर पूरी तरह से बेडोल है, मतलब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है उसके ना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, दूसरे हाथ में 4 ही हैं, एक हाथ की उंगलियां छोटी हैं, दूसरे हाथ की उंगलियां बड़ी हैं, एक हाथ छोटा है, दूसरा हाथ बड़ा है ना, एक आंख छोटी है, दूसरी आंख बड़ी है, बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा है ना।
देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा, वो हुंडक शरीर, हुंडक संस्थान वाला शरीर। ठीक है। तो इस प्रकार अच्छे लगने से लेकर बुरे लगने वाले इस क्रम में ये 6 संस्थान हैं: समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। ठीक है। अगला है 8वें नंबर पे पिंड प्रकृतियों में संघनन। संघनन किसे कहते हैं? शरीर की मजबूती। हाँ। अब शरीर का आकार, शरीर की सुंदरता नहीं देखी जाएगी, अब शरीर मजबूत कितना है इसकी चर्चा होगी संघनन के अंतर्गत। तो संघनन के कितने भेद हैं? 6। 6 भेद। छह। ना, पहला भेद कौन सा है? व्रज वृषभ नाराज वज्र धनु। ऋषभ नाराज। है ना, वज्र वृषभ नाराज संघनन। क्या होता है वज्र वृषभ नाराज संघनन में? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बताओगे तो जल्दी आपको भी याद होगा, समझ में आएगा। ना, जहां नहीं आएगा इसमें वहां बैठेंगे अपन। हम्म। इसमें जो हड्डियां होती हैं वो हम्म। एकदम स्क्रू से टाइट की हुई होती है और फिर उसके ऊपर नसों का पूरा फैला होता है। हाँ, देखो इसको ऐसे समझेंगे कि जब हम शरीर की मजबूती की बात कर रहे हैं तो हड्डियों से मजबूती आती है ना। तो इसमें दो चीजें देखी जाएंगी कि हड्डियां कितनी मजबूत है और एक दूसरे से जुड़ाव उनका कितना मजबूत है ना। तो वज्र वृषभ नाराज संगनन में हड्डियां तो वज्र के समान है, लेकिन उनको जो बंधी हुई है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनका वो जुड़ाव, उनका वेष्टन, उनका बंधन भी वज्र के समान है ना। मतलब वो हड्डियां टूटेंगी भी नहीं और वो हड्डियां इस तरह से बंधी हुई हैं वज्र के समान कि वो हिलेंगी भी नहीं। ठीक है, ये समझ में आया वज्र वृषभ नाराज क्यों बोला इसको? कि हड्डियां भी मजबूत है और उनका जुड़ाव भी मजबूत है वज्र के समान। ठीक है। इसमें अपन ने उदाहरण देखा भी था हनुमान जी का, कि वो बाल अवस्था में इतने ऊपर से हनुमान गिरे जी। थे, पर चूंकि उनका संघनन इतना मजबूत था कि ना तो उनकी हड्डी टूटी ना ही हड्डी हिली। ना, वो शिला जरूर टूट गई जिस शिला पे वो गिरे थे। ठीक है? तो ऐसा होता है वज्र वृषभ नाराज संघनन। वज्र नाराज संघनन कैसा होगा फिर? इसमें हड्डियां तो व्रज की होंगी ये पर जो जुड़ाव होगा वो व्रज का नहीं होगा। हाँ, वज्र होगा नाराज नहीं। संघनन में हड्डियां वज्र की होंगी, वज्र के समान मजबूत, मतलब हड्डियां तो फिर भी नहीं टूटेंगी, लेकिन उनका जुड़ाव, है ना, एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे बंधन, वो वज्र के समान नहीं है, वज्र से थोड़ा सा कमजोर है। आसानी से तो वो भी नहीं टूटे, आसानी से तो वो हिलेंगी वो भी नहीं, लेकिन वज्र के समान नहीं है ना। तो वो वज्र नाराज। फिर नाराज में क्या होगा? टूट भी सकता है, नाराज हिल भी में सकता है। हाँ, वो तो सब में ही है, वज्र वृषभ नाराज के अलावा। देखो नाराज में क्या है कि हड्डियां भी सामान्य हैं और बंधन भी सामान्य है, लेकिन इसमें हड्डियों का जो जुड़ाव है ना वो कील से है ना। तो वो कील बिल्कुल आर पार जा रही है, तो हड्डियों का जुड़ाव थोड़ा सा मजबूत है ना। हड्डियां टूट सकती हैं क्योंकि वज्र के समान नहीं है, लेकिन हिलने के चांस कम है क्योंकि कील पूरी आर पार गई हुई है ना, दोनों हड्डियों को चिपका के रखा है उसने, इसलिए नाराज। हम्म। अर्ध नाराज में हम्म। क्या होगा? खिली आधे तक जाती है। हाँ, पूरे कि आर पार नहीं नाराज के जाती है। समान ही अर्ध नाराज है, लेकिन इसमें अब वो कीली जो आर पार जा रही थी ना, जोड़ के रख रही थी, वो आधी रह गई, है ना। मतलब आपने एक हम्म। हड्डी में से पिरोई और दूसरी हड्डी में वो आर पार नहीं निकली, आधी रह गई, तो जुड़ाव थोड़ा सा और कमजोर हो गया। मतलब अब चांस है कि हड्डियां हिल सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है। कीलित संघनन में क्या होता है? हड्डी भी कमजोर और जोड़ने वाला भी कमजोर। दोनों हाँ, वही हड्डी कमजोर होते हैं। कमजोर, तो हड्डियां ऊपर नाराज से ही होना चालू हो गई, है ना। अब कीलित में बिल्कुल बंधन बिल्कुल ही कमजोर हो गया है ना, बस वो जुड़ी हुई हैं हड्डियां जैसे तैसे, आप ये मान लें। अंतिम असंप्राप्त एक दूसरे सपाटिका में क्या होगा? मांस से होता है।
और हड्डी कमजोर। बस हड्डियां एक के ऊपर एक मांस रखी हैं और मांस ऊपर से नसों का पूरा, हाँ, नसों से वो लपेटी हुई है। कि हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। दूसरा, अब कील हम्म। जैसा कुछ नहीं है इनको चिपका के रखने वाला, अब कील जैसा कुछ भी नहीं है जो इनको बांध के रखता हो। अब हड्डियां सिर्फ हम्म। मांस या नसों के द्वारा बंधी हुई हैं, है ना। मतलब हड्डियां भी बहुत हम्म। कमजोर और बंधन भी बहुत कमजोर। अब बहुत चांस है कि आपकी हड्डी टूट भी सकती है, और नहीं टूटी तो हिल भी सकती है। और दिक्कत हमको दोनों में है ना। हड्डी का एक जगह से दूसरी जगह हिल जाना भी उतना ही दुखदाई है जितना हड्डी टूट जाना, है ना। तो शरीर की सुंदरता हमने देखी, आकार हमने देखा संस्थान में, मजबूती हमने देखी संघनन में। संघनन में हड्डियों की मजबूती और उनके वेष्टन बंधन, है ना, बंधन के आधार पर संघनन देखा। इसमें भी उत्कृष्ट हड्डियां, मतलब हड्डियों की मजबूती और बंधन की उत्कृष्टता से लेकर हड्डियों की मजबूती और बंधन की मजबूती जितनी कम कम होती जाएगी, इन संघनन में जीव बढ़ता जाएगा। ठीक है। एक और चीज अपन ने देखी थी कि पंचम काल में कौन से संघनन पाए जा सकते हैं। 4, 5 और 6। हाँ, 4 5 6 कौन से। अर्ध अभी तो आ रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पे। अर्धनारज केली हाँ, और असंप्राप्ता त्रिपाठी, मतलब मैक्सिमम हम अर्ध नाराज तक ही जा सकते हैं, है ना। तो हड्डियां भी कमजोर हैं और बंधन भी अभी कमजोर है, वज्र के समान तो हमें पंचम काल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। यही कारण है कि कई बार अपन चलते चलते जरा सी ठोकर लगती है तो भी हिट फ्रैक्चर हो जाता है ना, वो हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि संघनन कमजोर है। फ्रैक्चर नहीं हुआ पर हड्डी मुड़ गई। मुड़ गई मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक गई। कई बार होता है स्लिप डिस्क में हड्डियां खिसक गई। क्यों? संघनन कमजोर है ना। तो गिरने की बात तो छोड़ो, अपन सीढ़ियां भी अगर एक स्किप कर देते हैं तो ये हो सकता है अपने साथ। ठीक है। अगला भेद है स्पर्श। स्पर्श अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जिसका ज्ञान हो ना, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके, वो है स्पर्श। इसके हैं 8 भेद। हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ना। वैसे ही रसना इंद्रिय के माध्यम से जिसका अनुभव किया जा सके वो रस। घ्राण इंद्रिय के द्वारा जिसको अनुभव किया जा सके वो गंध। और कर्ण इंद्रिय के द्वारा जिसको सुना जा सके वो है वर्ण। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जिसको देखा जा सके वो है वर्ण। तो ऐसे 8 5 2 5 भेदों वाले स्पर्श रस गंध वर्ण के टोटल 20 भेद हैं। ठीक है। ये सब पुद्गल के अंतर्गत आएंगे। कितने प्रकार की विपाकी प्रकृतियां हैं नामकर्म में? चारों ही हैं। हम्म। उद्गल विपाकी। आवाज कम आ रही सब है। है कितने इसके प्रकार की अंदर। विपाक अपन ने जीव, देखा था ना फर्स्ट स्लाइड में। पुद्गल और भव और हाँ विपाकी सब है। हाँ। हाँ। इसके अंदर तो सारी पुद्गल है, जीव विपाकी हाँ। विपाकी, पुद्गल विपाकी भी है और भव विपाकी भी है, हाँ, अनुपूर्वी वाली। उपचार से भव विपाकी कही जाती है, पर भव विपाकी वास्तव में तो आयु कर्म को माना जाता है। लेकिन आयु और गति चूंकि साथ साथ चलती है इसलिए गति को भी कह देते हैं, पर वास्तव में 3 प्रकार की है ना। जीव, उद्गल और क्षेत्र विपाकी। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसके भेद हैं? जीव के भेद हैं, उद्गल उद्गल के भेद हैं, या क्षेत्र के उद्गल भेद हैं? उद्गल के। तो ये पुद्गल विपाकी उद्गल के। प्रकृतियां होंगी, उद्गल है ना। अब अनुपूर्वी नामकर्म भी अपन ने देख लिया था थोड़ा सा लास्ट टाइम पे। किसे कहते हैं अनुपूर्वी नामकर्म? क्या होता है इसमें? विग्रह गति में जब दूसरी गति में जाता है तो उसके पूर्व वाली वो जो ले जाने वाली प्रकृति है वो अनुपूर्वी है। हाँ, एक गति से जब दूसरी गति में गमन होता है तो पहली गति तो छोड़ दी, और दूसरी गति में जब तक नहीं पहुंचे तब तक जिस गति में रहते हैं वो गति कहलाती है विग्रह गति।
ठीक है। तो इस विग्रह गति में शरीर का आकार बनाए रखने वाला कर्म कौन सा है? गत्यानुपूर्वी नाम कर्म या अनुपूर्वी नाम कर्म, दोनों नाम है इसके, है ना। इसका काम क्या है कि मान लो मैं मनुष्य गति से मरकर देव गति में जा रहा हूं, तो मनुष्य गति में जैसे ही मैंने मनुष्य शरीर छोड़ा, वहां से लेके जब तक मुझे देव का शरीर नहीं मिलता, तब तक विग्रह गति में मेरी शरीर आत्मा के प्रदेशों को स्थित रखता है ये अनुपूर्वी कर्म। ठीक है। अब चूंकि मेरा अंतिम शरीर कौन सा था जो छोड़ा, वो शरीर कौन सा है कि मनुष्य, तो मेरे आत्मा के प्रदेश मनुष्य के आकार के ही रहेंगे विग्रह गति में। क्यों? क्योंकि अनुपूर्वी नामकर्म काम कर रहा है। ठीक है। तो विग्रह गति में जो शरीर हम छोड़ते हैं, वैसे ही आत्म प्रदेशों का रहना या उसी के आकार के आत्म प्रदेशों की स्थिति बनाए रखना अनुपूर्वी नामकर्म का कार्य है। लेकिन इसका नाम क्या होगा कि जिस गति में आप जा रहे हो उस गति के नाम के आधार पे इसका नाम होगा। ये दो चीजें समझ में आई? बराबर। क्या समझ में आया? हाँ, शरीर छोड़ा तभी लास्ट से वो आकार है वही आकार रहेगा। हम्म। और मान लो दूसरा मनुष्य जो और नया देव गति अपने में दो जाने गतियां वाले ली, हैं वो है गति ना। का हाँ, नाम रहेगा। मनुष्य और देव दो गतियां ली, तो शरीर कौन सा छोड़ा? मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य छोड़ा तो मनुष्य छोड़ते ही आत्म प्रदेशों का आकार मनुष्य के समान रहेगा, मनुष्य आकार के समान, है ना। लेकिन वो गति कौन सी कहलाती है अनुपूर्वी? देवगत्यानुपूर्वी। तो देवगत्यानुपूर्वी, देवगत्यान। है ना। जिस गति में जाने वाले हैं वो गत्यानुपूर्वी या वो अनुपूर्वी। और शरीर का आकार, आत्म प्रदेशों का आकार कैसा रहेगा कि पूर्व शरीर के समान। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन सब के पीछे अनुपूर्वी कर्म कार्य कर रहा है। ठीक है। अब इस गत्यानुपूर्वी या अनुपूर्वी कर्म का उदय कितने समय तक रहेगा? अपन लॉजिकली देखें तो कब से शुरू होगा ये? विग्रह गति के बीच। हाँ, एक समय विग्रह से लेके गति एक तीन। जुना स्वरूप। हाँ, वैसे एक दो तीन समय तक रहेगा। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो पहला शरीर छोड़ने के बाद से इसका टाइम चालू होगा, और दूसरे हम्म। शरीर में जाने के पहले तक समय तक इसका उदय काल रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगी, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। अगली है 14वीं विहायोगति। विहायोगति क्या है? ये देखो, इसके दो नाम मिलते हैं, विहायोगति भी मिलता है, विहाय गति भी मिलता है, व्याकरण की अपेक्षा दोनों सही है ना। बट किसे कहते हैं विहायोगति? विहाय मतलब क्या होता है? आकाश। 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 आकाश कौन सा आकाश? ये आसमान वाला आकाश नहीं, ये आकाश जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश वाला नहीं। आकाश, जिसको अपन स्पेस कहते हैं, है ना। तो विहायो गति का मतलब है जीवों के चलने की गति। चूंकि गति आकाश में ही होती है इसलिए उसको विहायो गति कहते हैं, है ना। तो जीवों की चलने की गति या चाल कैसी है, उसके आधार पे इसके दो भेद हैं, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। प्रशस्त विहायो गति किसे कहेंगे कि जब जीवों के चलने का ढंग बिल्कुल समान हो, सुंदर हो, देखने में अच्छा लगे, सही चल रहा हो, तो वो प्रशस्त विहायो गति। जैसे हाथी चलता है तो बिल्कुल सीधा चलता है, और जब वो गति टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, तो वो कहलाएगी अप्रशस्त विहायो गति। अब इसमें बुद्धिपूर्वक प्रशस्त और अप्रशस्त हम बदल सकते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं होता है। जैसे अगर मुझे अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो मेरी चाल कैसी होगी? टेढ़ी मेढ़ी होगी, मैं सही नहीं चल पाऊंगा ना। देखने से ही समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब मुझे पता है तो अच्छा, उदय कौन सा चला उस समय पे? कौन से नामकर्म का उदय है? विहायोगति। हाँ, अप्रशस्त विहायोगति। विहाय विहाय। बट कौन सा विहायोगति? गति। अप्रशस्त। अप्रशस्त। लेकिन अप्रशस्त। अगर इंटेंशनली अगर मैं उसको सही कर लूं, अगर मुझे पता है कि मेरे को कोई देख रहा है, अब मैं थोड़ा सही चलूं, चाहे स्पीड धीमी हो जाए पर सही चलूं, तो मैं जो सही चल रहा हूं मैं फोर्स करके सही चल रहा हूं ना। तो आपको लगेगा ऐसा कि मैं सही चल रहा हूं, लेकिन फिर भी नामकर्म का उदय कौन सा रहेगा कि अप्रशस्त विहायोगति। क्योंकि अप्रशस्त। हाँ, ये तो आप जानबूझ के चल रहे हो, आप कर्म की वजह से नहीं चल रहे हो।
तो आपकी नेचुरल, है ना, प्रकृति रूप से आपकी गति कैसी है उसके आधार पर प्रशस्त और अप्रशस्त का वर्गीकरण होगा। उसके आधार पर प्रशस्त है या अप्रशस्त है हम ये डिसाइड करेंगे। हमें देखने में क्या आ रहा है उस पर डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। उदाहरण पे अगर हम लेकिन देखें तो कई जीवों की गति मनुष्यों में भी अप्रशस्त विहाय गति हो सकती है ना। पर रैंप वॉक की बात जब आती है, नाटिका में कार्य करने की बात जब आती है, एक्टर्स जो होते हैं रैंप वॉक जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल उनका स्पेशल एक चाल होती है, एक डिजाइन किया हुआ पैटर्न होता है ना। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो वो जनरली वैसा नहीं चलते हैं। अगर रोड पे उनको वैसे चलाएंगे तो नहीं चलेंगे, बट वहां पे बुद्धिपूर्वक वैसा चल रहे हैं। तो बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं इसलिए अपन प्रशस्त अप्रशस्त का वहां पे डिसाइड नहीं करेंगे। नेचुरल। मतलब जो जबरदस्ती चले वैसा नहीं, लेकिन हाँ, जो नेचुरल जबरदस्ती में नहीं, नेचुरल चाल आपका है वो। कैसा है वैसा ना। नेचुरल गति कैसी है, लेकिन नेचुरल आपकी चाल कैसी है वैसा। हाँ, विहाय और गति जिंदगी भर एक ही रहेगी या अलग अलग हो सकती है? बदल सकती है ना, जल्दी। बदल सकती है। हाथी हाथी की चाल तो हम बोलते हैं ना, परमानेंट ही चलते हैं वो। म- मैं क्या कह हाथी रहा हूँ, बदल दिखते सकती है, हैं वो। बदल ही जाएगी ऐसा नहीं। चलना। अपने हमारे में मनुष्य में जैसे थोड़ी मनुष्य में, बदलती है हाँ, एज के साथ कभी कभी। कभी हो जाता है। और हाँ, और आपने हाथी में एक नहीं उदाहरण दिया बदलती। था लास्ट टाइम पे कि कोई व्यक्ति कार में जा रहा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। हाँ, तो हमें बराबर। फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो कार में जाए चाहे एरोप्लेन में जाए। हमें कार और हाँ, एरोप्लेन की गति नहीं देखनी है, हमें तो उस जीव की देखनी है। तो वो कार में जाए चाहे एरोप्लेन में जाए, उसकी नेचुरल गति क्या है, जब वो कार से उतरेगा तो कैसे चलेगा, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। है ना। अपन ये नहीं कहेंगे कि कार तो तो भाई घुमा जैसे कावड़ इधर उधर चलती। हाँ, जैसे किसी को चक्कर आते हैं या वर्टिगो होता है तो उनको चक्कर चक्कर आते हैं तो फिर उनकी वो चलने की गति बदल जाती है। हाँ, तो अब देखो फिर वहां इसमें पे दो, भी अप्रशस्त का उदय होगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सिर्फ विहायोगति नहीं लेंगे हम। एक चैप्टर है ना, उसमें तो विहायोगति में सिर्फ गति देख रहे हैं उनके, तो फिर असाता का भी उदय माना जाएगा। ये सब चीजें होंगी, बट नेचुरली उनकी चाल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चल। अच्छा, ठीक है। जिसकी चाल बहुत अच्छी है, जैसे प्रशस्त विहायोगति वाला मनुष्य ही ले लो, कदाचित वो नशे में लड़खड़ाता हुआ चलता दिखाई तो देता है। नशे में कौन सही चलता है। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका उदय ही वो टाइम ऐसा चलने का होगा, विहाय गति का? बहुत सारी चीजें होंगी, पर नशे में मैं वही तो कह रहा हूं कि आप उसको इंटेंशनली बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं या नेचुरली कर रहे हैं। उदय तो हो गई सही, उदय की वजह से तो हो गई सही, लेकिन अब मेरी चाल अगर सही नहीं है ना, पर मैं आपको दिखाने के लिए सही चल रहा हूं, तो उदय नहीं कहा जाएगा। उदय तो अप्रशस्ति है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसा, मैं आपको भ्रम में रख रहा हूं ना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं देखो कितना अच्छा हूं, पर हूं नहीं, मेरी चाल सही नहीं है। ठीक है। अब तो हाथी, नशे मान वाला लो, भी वैसे ही करता है? हाँ हाँ, नशे वाला भी वैसे ही होता है? हाँ, नशे वाला वैसे ही है। इसलिए मैंने वो शराबी का उदाहरण दिया, इसलिए मैंने हाथी का उदाहरण दिया, इसलिए मैंने आपके कार वाला उदाहरण को मैं वापस लेके आया कि कौन कहाँ पे कैसा चल रहा है उस पर डिसाइड नहीं होगा, उसकी नेचुरल गति कैसी है, प्राकृतिक गति उसकी कैसी है, प्राकृतिक चाल कैसी है, उसके आधार पर प्रशस्त और अप्रशस्त होंगे। बराबर। ठीक है। यहां तक अपनी पिंड प्रकृतियां हो गई। टोटल कितनी पिंड प्रकृतियां हैं। 14। 14। टोटल कितने भेद हो गए 14 के। 65, 65। 65। है ना। अपने को सेकंड सेशन में जुड़ना है ना, सेकंड सेशन रहेगा आज। ये 65 भेद कौन से हैं, तो 1 से 7 तक जो अपन ने भेद देखे वो, और 8 से लेके 14 तक जो भेद देखे वो, ये सारे टोटल मिला के 65 हो गए। ठीक है। अगर इनका ब्रीफ देखना है तो अपन ने पहले देख लिया था, पर ये 65 भेद हैं।